नमस्कार साथियों, हम लोग बात करते हैं आज समसामयिकी घटनाक्रम के कुछ ऐसे विशिष्ट बिंदुओं पर जो पिछले 2-3 महीनों से लगातार चर्चा में आए हैं और हम लोग उनको समझने से रह जाते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, और ये आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं और जब ये परीक्षा में पूछा जाता है तो हम करने में असफल रह जाते हैं। आइए ऐसे प्रमुख बिंदुओं को, प्रमुख शब्दावलियों पर हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले शब्दावली है हीट डोम। हीट डोम अभी चर्चा में कनाडा और अमेरिका में आई। हीट डोम है क्या? देखिए, होता क्या है ना कि अप्रत्याशित तापमान बढ़ जाता है इसमें। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जब अचानक तापमान बढ़ जाता है तो उसका जो प्रभाव पड़ता है उसको हम हीट डोम कहते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे चित्र में। ठीक है, अमेरिका के वाणिज्य विभाग के तहत नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोवा के अनुसार हीट डोम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वायुमंडल गर्म समुद्री हवा को किसी ढक्कन या टोपी की बाहर ढक लेता है। देखो, होता है इसमें क्या है ना कि ये जो वायुमंडल में गर्म हवाएं आ रही हैं, ये ऊपर उठ जाती हैं हल्की होकर और इस तरह से किसी क्षेत्र में छा जाती हैं। ऐसे जैसे हम लोग कैप लगा रहे हैं, एक चित्र सा हम बना रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ये कैप जैसी स्थिति बन जाती है ना। अब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस रीजन में, इसी को हम हीट डोम कहते हैं ना। यह घटना समुद्र के तापमान में अत्यधिक वृद्धि के कारण होती है, जिसके चलते संवहनी प्रक्रिया के अनुसार गर्म समुद्री हवा से सतह से अत्यधिक गर्म हवाएं उठने लगती हैं। अब देखो, मेरी बात आप समझें कि जैसे ये ओशन है, आप देख रहे हैं, ये सतह जब गर्म होगी, हीट होगी, तो यहाँ से वाष्प निकलेगा और आपको पता है वाष्प बहुत ज़्यादा गर्म होता है आग की अपेक्षा। ये ऊपर आकर वायु को गर्म करेगा। अब वायु गर्म होके आगे बढ़ेगी, हल्की होगी, ऊपर उठेगी ना, और जब हल्की होगी तो जो ठंडी वायु है उसका स्थान लेने के लिए आएगी, गर्म वायु को पुश करके आगे बढ़ा देगी। अब जब गर्म वायु ऐसे आगे बढ़ेगी तो कभी ना कभी तो ये ठंडी होगी, कभी ना कभी अपना टेम्परेचर लॉस करेगी। अब जब टेम्परेचर जैसे जैसे लॉस करेगी वैसे नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ एक टोपी जैसा एक ढक लिया है। अब समुद्र से जो गर्म हवाएं आ रही हैं लगातार, वो यहाँ तापमान को बढ़ाए जा रही हैं। यही हीट डोम है ना। और सामान्य शब्दों में कहें कि हीट डोम तापमान का अत्यधिक बढ़ जाना, एकाएक तापमान का अत्यधिक बढ़ जाना होता है। और इसका कारण क्या है? समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि हो जाने से। जब समुद्री सतह का तापमान बढ़ता है तब क्या होता है? हवाएं गर्म होकर आती हैं और हीट डोम उत्पन्न करती हैं। ये सामान्यतः 1 सप्ताह तक रहती है। सामान्यतः 1 सप्ताह तक रहने वाली घटना है और स्थिति ये बन जाती है हीट डोम में कि कई सारे लोगों की मृत्यु भी होने लगती है। अभी कनाडा में देखा गया कि हीट डोम के चलते कई लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है भैया, चलिए दूसरी शब्दावली पर हम लोग चलते हैं। तो दूसरा है होंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ शिक्षा की प्रवीणता के लिए 5 जुलाई 2021 को एक राष्ट्रीय पहल निपुण भारत की शुरुआत की। निपुण में एन का मतलब नेशनल, आई का मतलब इनिशिएटिव, फॉर
proficiency in reading with understanding and numeracy ना, ये नाम, इसका पूरा नाम निपुण का यहाँ पर आप देख रहे होंगे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है भैया, फुल फॉर्म निपुण का बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। इसमें जो हमने लक्ष्य रखा है साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को सुनिश्चित करना, ठीक है। और 2026-27 तक जो प्रत्येक विद्यार्थी ग्रेड 3 की पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ पढ़ने लिखने और अंकों के ज्ञान में वह निपुण हो जाएं, पढ़ने लिखने और अंकों का ज्ञान हो, सबसे बड़ी बात। निपुण भारत 29 जुलाई 2020 को शुरू की गई, ये महत्वपूर्ण है, को जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए है। आपको पता होगा 2020 में 29 जुलाई में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गई है। उसी के क्रियान्वयन के लिए यह निपुण भारत योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। इसको शुरू कब किया गया है? इस योजना को 5 जुलाई 2021 से। किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका बोल्ड परियोजना। ये बोल्ड क्या है? क्रिकेट वाला बोल्ड नहीं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को कम करने तथा आजीविका एवं बहुविषयक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करने के लिए एक वैज्ञानिक अभ्यास शुरू किया गया है ना भैया, एक वैज्ञानिक अभ्यास शुरू किया गया है। उस परियोजना का नाम है बोल्ड। जैसे जो सूखे भू क्षेत्र है ना, वहां पर बांस मरु उद्यान परियोजना ना, बाम्बो ओसिस ऑफ लैंड इन ड्राउट, जो सूखे क्षेत्र हैं वहां पर क्या करना है, हमको बांस के जंगल उद्यान खड़ा करना है, यही है बोल्ड। आप देखो ये बोल्ड का पूरा नाम लिखा है, बाम्बो, बाम्बू माने बांस, बाम्बू ओसिस ऑफ लैंड इन ड्राउट, बोल्ड। देश में अपनी तरह की यह पहली परियोजना है। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है ना भैया? तो ये देखिए लिखा है, राजस्थान के उदयपुर जिले के निकल मांडावा गांव से इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ से शुरू हुई है? राजस्थान के उदयपुर जिले के निकल मांडावा गांव से यह परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना शुरू कौन किया है? खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई है, ठीक है भैया। देखिए जो बोल्ड परियोजना है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टे विकसित की जाएगी। बांस के लिए बहुत ज्यादा जल की जरूरत नहीं होती है। और आपको पता है बांस एक नकदी फसल के रूप में अब उपजाई जा रही है। हालांकि बांस एक घास है, बाम्बू क्या है? एक घास है वैज्ञानिक रूप से ना, लेकिन उसका यूज हम नकदी फसल के लिए कर रहे हैं। बांस के बहुत सारे प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं। यह परियोजना खादी ग्रामोद्योग द्वारा देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में खादी बांस महोत्सव का हिस्सा है, ठीक है भैया। इससे जन संरक्षण भी बढ़ेगा, वाष्पीकरण कम हो जाएगा, जो शुष्क और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो आपसे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज निकल रहे हैं। देखो बोल्ड परियोजना का संबंध किससे है? बांस उत्पादन से ना। और किस क्षेत्र में? मरुस्थल या सूखाग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहां पर बांस उत्पादन के। अच्छा, कौन शुरू कर रहा है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग शुरू कर रहा है, ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है सहकारिता मंत्रालय। ये अभी बड़ा चर्चा में रहा। ये एकदम नया ताजा गठित मंत्रालय है जिसका भार गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया है ना। सहकारिता मंत्रालय क्या है? नवगठित मंत्रालय है केंद्र सरकार में
जिसका मंत्री किसको बनाया गया है? गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया है। देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने तथा सहकार से समृद्धि, ये एक टैगलाइन है, इसको याद रखेंगे। सहकारिता मंत्रालय की टैगलाइन क्या है? सहकार से समृद्धि। दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। यह मंत्रालय सहकारी समितियों को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रशासनिक, विधिक और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। सहकारिता का मतलब होता है ना भैया, सरकारी और निजी सहयोग। जैसे आप लोग सुने होंगे सहकारी बैंक ना, तो सहकारी बैंक में क्या होता है? निजी यानी व्यक्ति का समूह और सरकार दोनों शामिल होते हैं ना। व्यवसाय में सुगमता, प्रक्रियाओं को आसान बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम करने के लिए यह कार्य करेगा। ठीक है, चलिए, आपको पता है जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने बजट में ही सहकारिता के संदर्भ में घोषणा किया था। उसी घोषणा को पूरा करने के लिए सहकारिता आधारित आर्थिक विकास का मॉडल, इस घोषणा को पूरा करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। अब एक और बढ़िया सा फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल ना, लचीला ईंधन वाहन, ये आप लोग न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं सुने पढ़े जरूर होंगे, लेकिन ये है क्या, हम इसको क्लियर करते चल रहे हैं। देखो भैया, वाहनों का एक संशोधित संस्करण है। इसमें विभिन्न स्तर पर एथेनॉल मिश्रण के साथ साथ गैसोलीन तथा मिश्रित पेट्रोल दोनों का उपयोग करके चलाया जा सकता है। लचीला का मतलब ये नहीं है कि वाहन ऐसे ऐसे लचेगा, बल्कि उसमें जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो आप अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं। एथेनॉल मिश्रण को डाल सकते हैं, गैसोलीन मिश्रण को डाल सकते हैं, या मिश्रित पेट्रोल डाल सकते हैं। ठीक है भैया। वर्तमान में ब्राजील एक देश है, वहां पर ब्रिक्स का सदस्य भी है ब्राजील। तो ब्राजील में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा रहा है। यह पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ भारत के आत्मनिर्भर अभियान के अनुरूप भी है। अभी अच्छा, बना ब्राजील रहा है तो भारत कैसे आत्मनिर्भर आएगा, ये प्रश्न उठता है ना। एकदम सीधी बात है भैया, ब्राजील में इस वाहन का विकास भले हो रहा है, लेकिन जब इस टेक्नोलॉजी को हम भारत लाएंगे तब क्या होगा? घटेगी ना। आयात हमारा, कच्चे तेल क्रूड ऑयल का आयात हमारा घटेगा, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता क्या होगी? बढ़ जाएगी। एथेनॉल ईंधन की जो ऊर्जा दक्षता है वो गैसोलीन के समान नहीं होने के कारण इसको हम किफायती नहीं मान सकते। एथेनॉल से वाहनों में जंग लगने या ईंधन की छत पहुंचने का खतरा होता है। ठीक है। एथेनॉल उत्पादन लाइनों तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कंपनियों को अभी और निवेश की आवश्यकता मानी जा रही है। जो हमारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, इसने E12 गैसोलीन में 12% एथेनॉल का मिश्रण तथा E15 ईंधन का मोटर वाहन ईंधन के रूप में सुविधाजनक संचालन सुनियोजित करने पर कार्य कर रहा है। तो लचीला ईंधन वाहन का मतलब आप समझ चुके होंगे कि इसमें हम एक से अधिक ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक आपने सुना होगा, मुझे याद आ रहा है, न्यूज़पेपर में खूब चर्चा में था, भालिया गेहूं। ये भालिया गेहूं क्या है? भालिया गेहूं को जीआई टैग मिला है, भौगोलिक संकेतक दिया गया है। एक गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है, जो केन्या और श्रीलंका में निर्यात किया गया ना भैया। भालिया गेहूं को जुलाई 2011 में जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ था। ठीक है। और आणंद कृषि विश्वविद्यालय जो गुजरात है, उसने इसका विकास किया है। ये जो भालिया गेहूं है, ये प्रोटीन और ग्लूटेन की मात्रा अधिक होती है और इस स्वाद में थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है ना। ये गुजरात के क्षेत्रों की अनूठी उपज है।
भालिया गेहूं की विशेषता ये है कि ये मिट्टी में संरक्षित नमी की मदद से वर्षा आधारित जमीन में सिंचाई के बिना उगाए हो जाता है। ठीक है, जमीन में जो नमी है, जैसे अपने यहाँ अगर भालिया गेहूं को बोया जाए तो मुझे लगता है कि पानी की जरूरत खेत को पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि जो नमी है ना उसको ये बचा के रखता है। गुजरात वगैरह क्षेत्रों में ये दिक्कत आती है सिंचाई की, खारा जल ज्यादातर होता है ना भैया, तो ये नमी को क्या करता है, बचा कर रखता है। ठीक है, और स्थानीय भाषा में जो भालिया गेहूं है इसको दौद खानी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, दौद खानी कहते हैं। ठीक है, अभी भारत ने इसका निर्यात कहाँ कहाँ किया है, 2 जगह केन्या और श्रीलंका में किया है, जबकि 7 देशों में इसकी मांग है, यमन, इंडोनेशिया, भूटान, फिलीपींस, ईरान, कंबोडिया तथा म्यांमार में। ठीक है, तो भालिया गेहूं किस राज्य का है, गुजरात का है ना। इसमें किस चीज की मात्रा अधिक होती है, प्रोटीन और ग्लूटेन की मात्रा। स्वाद इसका कैसा होता है, मीठा होता है ना, और ये मृदा में नमी को संरक्षित भी रखता है। ठीक है, जीआई टैग इसको 2011 में मिला था। अब एक और है टेली ला योजना। ये क्या है भैया, जो गरीब और कमजोर वर्ग हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए टेली ला योजना की शुरुआत किया गया। ये जो अवधारणा है ये कानूनी सेवा प्राधिकरण, सालसा तथा सामान्य सेवा केंद्रों CSCS में कार्यरत वकीलों के एक पैनल के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग ला, टेली का मतलब टेलीफोन ना, और ला का मतलब क्या है, कानून। ठीक है, ये सीधे सीधे सूचना और संचार के माध्यम से हम विधिक सहायता देंगे जो गरीब लोग हैं ना। इसमें 50,000 CSC का पैरा लीगल वॉलेंटियर्स द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकीलों को नागरिकों से क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। CSC के विशाल नेटवर्क पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे स्मार्ट तकनीक व त्वरित कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। जो हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, उसकी धारा 12 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता के पात्र व्यक्तियों को इस सेवा को निःशुल्क रखा गया है, जबकि अन्य को अगर कोई ऐसा है जो निःशुल्क सहायता नहीं प्राप्त करने के योग्य है, मतलब कुछ पैसा दे सकता है, तो उसको बहुत कम धन देना पड़ेगा ना, और इससे समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 39 का है ना, नीति निर्देशक तत्वों में समाज के गरीब वर्गों को, कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भी करता है। तो ये राज्य की एक बड़ी योजना है। ठीक है, अगला है आपका एविसेनिया मरीना। ये एविसेनिया मरीना क्या है, देखिए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जीवन विज्ञान संस्थान ने भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने पहली बार अत्यधिक सहिष्णु तथा नमक स्रावित वनस्पति मैंग्रोव की प्रजाति एविसेनिया मरीना का पूर्ण जीनोम विकसित किया। एक मैंग्रोव वनस्पति है जिसकी चर्चा हम लोग अक्सर करते रहते हैं, उसी में एक उसकी प्रजाति है एविसेनिया मरीना। ये क्या करती है, ये नमक उत्सर्जित करती रहती है। ठीक है, इस वनस्पति का वैज्ञानिकों ने जीनोम विकसित करने में, इनका जो फिगर होता है जेनेटिक फिगर, उसको विकसित करने में सफलता पाई है। एविसेनिया मरीना भारत में पाई जाने वाली सभी मैंग्रोव संरचनाओं की सबसे प्रमुख मैंग्रोव प्रजातियों में से एक है, जो असाधारण नमक की मात्रा के प्रति सहिष्णु और नमक श्रावण करने वाली मैंग्रोव प्रजाति है। ये चर्चा में आई है एविसेनिया मरीना, तो पूछा जा सकता है कि कौन सी मैंग्रोव प्रजाति नमक का उत्सर्जन
करती है। मैंग्रोव की दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। इसके पत्तों पर उपस्थित ग्रंथियों के माध्यम से 40% तक नमक का उत्सर्जन होता है। ठीक है भैया, चलिए अब इसके बाद अगला आपका है केसरिया बुद्ध स्तूप। ये क्यों चर्चा में आ गया केसरिया बुद्ध स्तूप? तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध केसरिया बुद्ध स्तूप नेपाल के गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्र में बाढ़ के कारण जलमग्न हो गया है। ये पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह स्तूप बिहार की राजधानी पटना से लगभग 110 किलोमीटर दूर 104 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 400 फीट की परिधि में ये फैला है। स्तूप है। 1814 में इसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने की थी ना। इसे विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, जो चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग हैं, उनके वृत्तांतों में इस स्तूप का उल्लेख आपको मिलेगा। तो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है भैया, चलिए एक अभी अभियान चल रहा है राइट टू रिपेयर मूवमेंट। ये राइट टू रिपेयर मूवमेंट क्या है, आइए इसको देखते हैं। आंदोलन के माध्यम से, राइट टू रिपेयर के माध्यम से जो विश्व भर के कार्यकर्ता और संगठन उपभोक्ता हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पादों की मरम्मत करने में सक्षम होने के अधिकार की वकालत करता है। हालांकि इस आंदोलन का प्रारंभ 1950 के दशक में हो गया था। ठीक है, किंतु वर्तमान में और ज़्यादा प्रचलित हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के जो स्पेयर्स पार्ट हैं, उनके उपकरण हैं, उनको ठीक करने से लेकर यह प्रचलित है। वैश्विक कार्यकर्ताओं का तर्क है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद निर्माताओं द्वारा एक नियोजित अप्रचलन संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे उपकरणों को सीमित समय तक कार्य करने के लिए ही प्रतिस्थापित और डिजाइन किया जाता है। ठीक है, और इससे पर्यावरण पर दबाव अधिक पड़ रहा है। तो इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनका रिपेयर संभव हो, इसलिए अभियान चलाया जा रहा है राइट टू रिपेयर मूवमेंट। एक है क्रिप्टोगैमिक गार्डन। देहरादून के देवबंद क्षेत्र में भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड में क्रिप्टोगैम समूह जैसे लाइकेन, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा से संबंधित जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। इस उद्यान का चयन प्रदूषण स्तर, आर्द्र जलवायुवी परिस्थितियों तथा इन प्रजातियों के विकास के लिए अनुकूल दशाओं के कारण किया गया है। लाइकेन, फर्न, कवक जैसी क्रिप्टोगैमिक समूह की 50 प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। 27,000 मीटर की ऊंचाई पर 3 एकड़ क्षेत्र में फैले देववन में देवदार, ओक जैसे प्राचीन राजसी वृक्ष घने वन हैं। ठीक है, और जो क्रिप्टोगैमिक प्रजातियों के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं। क्रिप्टोगैम से तात्पर्य है अप्रत्यक्ष प्रजनन। इसमें पौधों में किसी प्रजनन संरचना या बीज या फूल का उत्पादन नहीं होता। ऐसे पौधे जो किसी प्रत्यक्ष प्रजनन संरचना या बीज या फूल का उत्पादन नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैमिक वनस्पतियां कहते हैं। और आखिरी है अल्ट्रा वायलेट सी कीटाणु शोधन प्रौद्योगिकी। SARS-CoV-2 के वायु संरचना को कम करने के लिए संसद में अल्ट्रा वायलेट सी कीटाणु शोधन प्रौद्योगिकी स्थापित की जाएगी। इसे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक
इस प्रणाली को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसे मौजूदा किसी प्रकार की वायु वाहिकाओं में फिट किया जा सकता है। इससे वायु प्रसारण उपायों, सुरक्षा, उपयोगकर्ता दिशा निर्देश, परीक्षण आदि मानकों पर तैयार किया गया है। ठीक है। UVC प्रकाश के कैलिब्रेटेड स्तरों द्वारा किसी भी एरोसोल कणों में वायरस को निष्क्रिय करने में ये सक्षम है। आपको एक शॉर्ट में मैं बता दूं तो संसद में कोरोना का कहर ना फैले, इसलिए इसको संसद भवन में सेट किया गया है ताकि कोविड के जो वायरस हैं वो निष्क्रिय किए जा सकें। वैसे ज्यादातर सांसदों ने टीके कोविड के लगवा लिए हैं, लेकिन कुछ सांसदों ने अभी स्वास्थ्य कारणों से ये टीका नहीं लगवाया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल हम लोग फिर से उपस्थित होंगे इसी समय। जय हिंद, वंदे मातरम।